हाँ सर आ गए। स्टार्ट करिए। हाँ एक बार फिर से देखना। वैसे मैं अभी, क्योंकि ये ध्यान रखना, यहां से ये समझ में आया तो पूरी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी समझ में आ गई। कहीं रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं भी आपको, मतलब ऐसे नहीं है कि आपको ये डायग्राम याद रहे, और डायग्राम को अगर पेपर में बनाकर आए ना तो वो इतना इंप्रेस हो जाएगा कि हाँ भाई वास्तव में इसने कुछ अलग से पढ़ा है। तो देखना मैंने क्या बोला, ये वाली चीज तो समझ में आ गई होगी। इसने जितनी इसके पास 50 थी, 50 इसने इसको वापस कर दी, वही आ गया। मॉलिक्यूल की एनर्जी भी वही रही, रेडिएशन भी वही रहे। अब ये देखना, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। माना मेरा यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, पप्पू बैठा हुआ है, ठीक है। इसने एनर्जी को एब्जॉर्व किया, एनर्जी को एब्जॉर्व करके ये फटाफट ऊपर चला गया। सीढ़ियां चढ़ी उसने, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठवीं, एक लेवल पर जाकर बैठ गया। अब उसे वापस भी तो आना पड़ेगा, वापस भी तो आना पड़ेगा उसे। और जब ये वापस यहाँ आया तो इसने देखा इस सीढ़ी पे इसे कोई बैठी मिल गई लड़की। ये बड़ा इंप्रेस हो गया, यहाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये यहाँ पे आके बैठ गया, वो आराम से आके यहाँ पे बैठ रहा है। ये अपनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके गया। इसने अपने पास लेके कितनी गया, लेके मतलब इसने माना, इसको मैंने बोला कि ये ले जा, ले 5 आम ले जा, एक एनर्जी की तरह बात कर रही हूँ, 5 मैंगो लेके जा और आराम से चढ़, आराम से अपना सफर पूरा करना। ये 5 मैंगो मतलब 5 एनर्जी की बात कर रही हूँ। ये जब लौटा, ध्यान से समझना, ये जब लौटा तो ये जब गया यहां से लेके यहां तक, तो इसने क्या किया, इसने क्या किया कि ये नॉर्मल यहां से चलता गया और लौटा वापस। तो इसने, इसको यहां एक लड़की मिल गई, ठीक है। इसने क्या किया, इसको लौटाना तो सेम 5 मैंगो की एनर्जी थी, लेकिन उस लड़की को इसने 1 मैंगो दे दिया, यानी कि अपने पास एक्स्ट्रा रख ली, यानी कि उस पप्पू की एनर्जी बढ़ गई, ठीक है ना। और जितने इसको लौटाने थे 5, यहाँ पे आके से सिर्फ 4 ही लौटाए, और 4 ही लौटाए तो रेडिएशन क्या हुए, घटे कि नहीं घटे। 5 से कितने आ गए, 4, और अपने पास उसने एक एक्स्ट्रा रख लिया है। तो खुद पप्पू की एनर्जी तो बढ़ी, और जो आम थे वो कम हो गए। यानी कि अगर आम रेडिएशन है और कोई पप्पू की कोई खुद की एनर्जी है, वो तो बढ़ गई, लेकिन रेडिएशन क्या हो गए, रेडिएशन कम हो गए। 5 लौटाने थे, लौटाए सिर्फ 4 ही, यानी कि अपने पास कुछ रख लिया। कितना रखा, इसके बराबर रखा। लौट के आना था यहां, रखा कितना, इतना ही तो रखा। और अगर इतना रखा तो क्या एच न्यू माइनस डेल्टा ई नहीं होगा ये। अरे इतनी एनर्जी थी, रेडिएशन की कितनी एनर्जी कम की इसने, रेडिएशन की कितनी एनर्जी कम की, इतनी। तो ये एच न्यू माइनस डेल्टा ई, ये लाइंस स्टोक्स लाइंस कहलाती हैं। ये लाइंस स्टोक्स लाइंस के नाम से जानी जाती है। आया या नहीं आया अब भी समझ में, बताओ। ध्यान रखना, मॉलिक्यूल की एनर्जी, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल, ऑब्वियस सी बात है, ये यहीं रुक गया। ये इसमें एनर्जी कम होती है, इसमें एनर्जी ज्यादा होती है। मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई। लौटाने कितने थे, एच न्यू। रेडिएशन कितने लौटाए इसने, सिर्फ इतने ही। एच न्यू में से कुछ घटा लिया तो रेडिएशन तो कम हुए और मॉलिक्यूल की एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई। ये चीज समझ में आया, यहां लिख दूंगी मैं। मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ी है, जिससे याद रहेगा, मॉलिक्यूल की एनर्जी इंक्रीज हुई है और रेडिएशन की एनर्जी घट गई है। कितनी घटी, रेडिएशन की एनर्जी घट गई है, लेस। कितनी एनर्जी घटी, डेल्टा ई के बराबर। कितनी घटी, डेल्टा ई के बराबर। अब आया नहीं आया स्टोक्स लाइंस, स्टोक्स आ जाएंगी तो एंटी स्टोक्स खुद ही आ जाएगी। बताओ आया या नहीं आया, आ गया। सब बताओ आया कि नहीं आया, फटाफट जल्दी। लाखन सिंह आया या नहीं आया, बताओ जल्दी, फटाफट चलूं आगे। दिव्या, राहुल, क्या
हाँ चलो अब देखो एंटी स्टोक्स लाइंस की बात करें तो भाई सेम, अब देखना मैं क्या कर रही हूं, एक पोजीशन क्या हो सकती है, यानी कि एक कंडीशन क्या हो सकती है, माना मेरे ये 3 लेवल हैं, n इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पे एक वर्चुअल लेवल बना हुआ है, ये रहा। अभी बहुत कुछ सीखना है इसमें, अभी आप देखेंगे कि मैं इस रमन को घूर्णन से कैसे कनेक्ट करूंगी, बहुत पढ़ना है, एक ध्रुवता संकल्पना भी पढ़नी है। देखो माना मेरा मॉलिक्यूल इस जगह पर प्रेजेंट है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है जानते हैं, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, जैसे मैं एक HCl का अणु ले लूं इस तरीके से वो वाइब्रेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, रोटेट कर रहा है, वाइब्रेट यानी कि ऐसे ऐसे बढ़ता जा रहा है, n इक्वल टू 0 पर वाइब्रेशंस कम, n इक्वल टू 1 पर वाइब्रेशन ज्यादा, n इक्वल टू 2 पर और वाइब्रेशन ज्यादा, n इक्वल टू 3 पर वाइब्रेशन ज्यादा, यानी कि कॉन्टिन्यूअसली वाइब्रेशन बढ़ रहे हैं। और अगर वाइब्रेशंस बढ़ रहे हैं तो माना मैंने n इक्वल टू 1 पर कहा है कि इसके वाइब्रेशन मैंने नोट कर लिए n इक्वल टू 1 पर, तो देखो माना मेरा h न्यू एनर्जी लेकर कोई मॉलिक्यूल मेरा यहां प्रेजेंट है और यहां से h न्यू एनर्जी लेकर एब्जॉर्ब कर गया, इतनी एब्जॉर्ब करके वर्चुअल लेवल पर पहुंच गया। अब मानो ये जब लौट के आया, इसने इमिशन किया, ये बिल्कुल सही सोचे हो अगर आपने ये सोच लिया है कि क्या होगा, ये होगा कि माना वो मूल ऊर्जा स्तर में आ गया है, तो आप समझ रहे हो, यानी कि कहने का मतलब क्या है, मॉलिक्यूल तो यहां आ गया, मॉलिक्यूल तो यहां आ गया, और अगर मॉलिक्यूल यहां आया तो मॉलिक्यूल की एनर्जी इससे कम लेवल पर आई, तो मॉलिक्यूल की एनर्जी तो घटी या नहीं घटी, और मॉलिक्यूल की एनर्जी तो घटी और रेडिएशन की एनर्जी बढ़ गई। कैसे, माना मैंने इसको 50 दी, माना मैंने इसको 50, जो भी आप मात्रक लेना चाहें, सेंटीमीटर इनवर्स में, जूल में, जो भी आपका मन हो, माना मैंने इसको 50 एनर्जी दी, और जब ये लौट कर आया, क्या बोला मैंने, जब ये लौट कर आया तो 50 तो यहीं कंप्लीट होना था, और इसने एक और अपनी तरफ से एक्स्ट्रा दे दिया, यानी कि अपनी एनर्जी इसने एक्स्ट्रा और दी है, माना वो 10 दे दी, तो अभी इसके पास कितनी थी 50, और इसके पास कितनी आ गई 60, यानी कि रेडिएशन जहां इसको h न्यू इक्वल टू 50 देने चाहिए थे, वहां उसने h न्यू इक्वल टू 60 के इक्वल दिए हैं। यहां तो इस जगह तो मॉलिक्यूल ने अपने पास एनर्जी रखी है, और इस जगह मॉलिक्यूल ने अपनी तरफ से एनर्जी और लौटा दी है, यानी कि एनर्जी का मान बढ़ गया, यानी कि रेडिएशन का मान कितना बढ़ा इस शिफ्ट के ये अंतर के बराबर, माना ये मेरा इनिशियल स्टेट है, माना ये मेरा फाइनल स्टेट है, तो ई फाइनल माइनस ई इनिशियल डेल्टा ई के बराबर होगा, यानी कि कितना बढ़ गया, डेल्टा ई के बराबर बढ़ गया, एनर्जी बढ़ गई, यानी कि ये लाइंस कौन सी लाइंस कहलाती हैं, एंटी स्टोक्स लाइंस, कौन सी लाइंस कहलाती हैं, एंटी स्टोक्स लाइंस। और ध्यान रखना ये डेल्टा ई ही रमन शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, यही हमको आगे ध्यान रखना होगा कि रमन शिफ्ट चाहे वो स्टोक्स लाइंस का हो चाहे वो एंटी स्टोक्स लाइंस का हो, रमन शिफ्ट, क्या बोला मैंने, रमन शिफ्ट हमेशा कैसा होगा, ये डेल्टा ई ही होगा, क्या होगा, डेल्टा ई ही होगा, तो डेल्टा ई इक्वल टू क्या आ गया, रमन शिफ्ट आ गया। इसमें क्या होगा उल्टा, मॉलिक्यूल की एनर्जी तो क्या हुई, घट गई, और रेडिएशन की एनर्जी क्या हुई, बढ़ गई, एच न्यू प्लस डेल्टा ई के बराबर बढ़ी है। अब आपके दिमाग में अगर ये आ रहा हो ना कि ये तीनों अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए मैंने डिस्क्राइब किए हैं, बिल्कुल नहीं है, तीनों एक ही मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे, एक ही मॉलिक्यूल की बात है, एक ही मॉलिक्यूल की अलग अलग कंडीशंस होंगी, कहीं आपने अलग अलग मॉलिक्यूल हो गए तो डेल्टा ई का मान बदलता चला जाएगा। एक मॉलिक्यूल के लिए चाहे वो स्टोक्स लाइंस बनाओ, चाहे एंटी स्टोक्स लाइंस बनाओ, चाहे रेले लाइन बनाओ, ये जितनी भी लाइंस बनाओगे सबके लिए डेल्टा ई का मान हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। और ये जो डेल्टा ई जो है इसमें 0 होगा, इसमें डेल्टा ई 0 होगा, इसमें डेल्टा ई ये होगा, और इसमें डेल्टा ई है ही, तो ये क्या कहलाती है, रमन शिफ्ट के नाम से जाना जाता है, रमन शिफ्ट। और ये तो रेले लाइन कहलाएंगी, और ये दोनों स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइंस मिलकर
रमन लाइन के नाम से जानी जाएंगी। तो देखना, अगर मैं इसका हल्का सा स्पेक्ट्रम लाइन ड्रॉ करूं तो कैसे होगा। माना ये मेरी रैले लाइन है, आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से बता रही हूं। माना ये मेरी रैले लाइन है, इसकी एनर्जी माना एच न्यू है। एच न्यू से कुछ घट रहा है, एच न्यू से कुछ घट रहा है, घट रहा है तो किधर आएगा, एक्स एक्सिस पर, लेफ्ट हैंड साइड की ओर, लेफ्ट हैंड साइड की ओर आएगा। तो ये कौन सी लाइन होंगी, स्टोक्स लाइंस। और अगर एंटी स्टोक्स लाइंस की बात करें तो ये कुछ बढ़ रहा है, कितना, एच न्यू प्लस डेल्टा ई, और ये कितना है, एच न्यू माइनस के डेल्टा ई। ये कौन सी कहलाती है, एंटी स्टोक्स लाइंस। कौन सी लाइंस, एंटी स्टोक्स लाइंस के नाम से जानी जाती हैं। और ये बीच वाली कौन सी कहलाती है, रेले लाइन। हाँ, किसी से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली मैंने ये माना है कि मैं एक ही मॉलिक्यूल के लिए बात कर रही हूं, तो डेल्टा ई का मान हमेशा बराबर रहेगा। प्रयोगों से सिद्ध है कि डेल्टा ई का मान जो, अगर आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि मैडम 2 से स्टार्ट करो, तो बिल्कुल, अगर ये 2 से स्टार्ट करना है तो कर दो, 2 से स्टार्ट करना है तो कर दो। तो इस मॉलिक्यूल के लिए भी ये 2 के बराबर आना चाहिए। ये मॉलिक्यूल अब यहां आके रुक जाएगा। डेल्टा ई का मान चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, हमेशा इक्वल होगा। और अगर अलग अलग मॉलिक्यूल के लिए बात करोगे तो अलग अलग आएंगी रमन शिफ्ट। जैसे अगर आप कह रहे हो कि मैडम ये दो, एक से ना होकर दो से हो, बिल्कुल हो सकता है। एक से ना होकर दो से हो सकता है, एक से ना होकर दो से होगा तो वर्चुअल लेवल में जाएगा, तो वापस दो की तरफ आएगा। तो अब मेरी रमन शिफ्ट कितनी हो जाएगी, ये वाली रमन शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने एंटी स्टोक्स लाइन चेंज की है तो स्टोक्स लाइन भी उसी मॉलिक्यूल के लिए बिल्कुल चेंज होंगी। अब ये मॉलिक्यूल जो यहां आके रुका है, ये यहां आके रुक जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी डेल्टा ई है, ये भी डेल्टा ई है, दोनों की वैल्यू हमेशा इक्वल रहेगी। और अगर आपके दिमाग में विचार आ रहा है कि n इक्वल टू 1 से स्टार्ट क्यों किया, तो एक एक कंडीशंस के लिए मैंने अप्लाई करके देखा है। या तो ऐसे पॉसिबल है, या तो ऐसे पॉसिबल है, या तो ऐसे पॉसिबल हो। वो जो भी चाहो वो हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बस मैंने तो इसको समझाने के लिए ये चीज अलग से ऐड की है कि कोई चीज ना समझ में आए तो उसे एनर्जी लेवल से कैसे समझा जाएगा। कोई दिक्कत है, आप बताओ। क्या नाम था ये, लाखन, आ गया समझ में, ठीक है। चलो अब देखो, कहीं भी मेंशन कर लेना, कहीं भी मेंशन कर लेना कि, क्या बोला मैंने, क्या बोल रही थी मैं, कहीं भी मेंशन कर लेना कि ये एक ही मॉलिक्यूल के लिए होंगे, ठीक है ना। कहीं भी कॉपी में मेंशन, वैसे मेरे पास नोट्स में लिख रहा होगा, ध्यान नहीं है मैंने लिखा भी है या नहीं लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ है तो आप लिख लीजिएगा, एक ही मॉलिक्यूल के लिए रहेंगे। अब देखो, अब जरा मुझे इनके एनर्जीज का क्रम बता सकते हो, ऊर्जाओं का क्रम क्या होगा। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसकी होगी, एंटी स्टोक्स लाइंस की। उसके बाद ऊर्जा किसकी होगी, रेले लाइन की। और उसके बाद ऊर्जा किसकी होगी, स्टोक्स लाइंस की। एंटी स्टोक्स की एनर्जी सबसे ज्यादा, रेले लाइन की एनर्जी उससे कम, और स्टोक्स लाइंस की सबसे कम। और अगर इनके वेवलेंथ का क्रम देखें, तरंग धैर्य का क्रम देखें, वेवलेंथ का क्रम देखें तो E बराबर एच न्यू होता है, और न्यू बराबर क्या होता है, एच सी अपॉन लैम्डा। यानी कि एनर्जी का मान जिसका सबसे ज्यादा है, लैम्डा की वैल्यू उसकी सबसे कम होगी। यानी कि अब उल्टा हो जाएगा। वेवलेंथ के अकॉर्डिंग देखें तो एंटी स्टोक्स की वेवलेंथ सबसे कम, उसके बाद कौन, उसके बाद रेले लाइन की, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी, स्टोक्स लाइंस की होगी। किसकी होगी, स्टोक्स लाइंस की होगी। ये इसका बेसिक हुआ है। यानी कि रमन स्पेक्ट्रम के बारे में जितना बेसिक, यानी कि एक्चुअली रमन है क्या, किस लिए इसको रमन कहा गया, क्या होती है एंटी स्टोक्स और स्टोक्स लाइंस, सब डेफिनेशन नोट्स में लिखी हुई है। पेपर में आप उठा के देख लेना, हर साल सा पूछता है वो एंटी स्टोक्स लाइंस क्या है, स्टोक्स लाइंस क्या है, आप पूरा समझा के आएंगे कि एंटी स्टोक्स लाइंस क्या होंगी, वहां तक यहां तक ये पूरा एक डिस्क्रिप्शन मैंने समझाया है किस तरीके से। अब हम इनके स्पेक्ट्रम्स बनाना सीखेंगे कि हम इनके स्पेक्ट्रम कैसे बनाएंगे। बड़े ही सरल है, बड़ा मजा आएगा, आप देखोगे तो इनको बहुत अच्छा सा लगेगा आपको, इनको बनाना सीखोगे तो। इसके बाद हम पहले इसके लिए पढ़ेंगे चिरसम्मत यांत्रिकी, यानी कि इसकी ध्रुवणता की संकल्पना, इसके बारे में चर्चा करेंगे। ये होती है रमन लाइंस, ये होती है रेले लाइन,
ये होती है रमन लाइन, ये होती है रैले लाइन। और इन सब के बारे में चर्चा करने से पहले मैं आपसे आगे कल की क्लास में बताऊंगी कि मैं आगे क्या पढ़ाऊंगी। पहले तो आप मुझे ये बताओ कि ये समझ में आया आपको, याद हो गया? यही पेपर में खुद से लिख सकते हो, बिना पढ़े लिख सकते हो। हाँ, कोई डाउट? वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी तक कोई चीज समझ में ना आई हो तो कल की क्लास में हम डिस्कशन करेंगे आगे। अभी मैं इतना ही, आज इतना ही कराऊंगी क्योंकि आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। इसको मैंने बहुत जल्दी करवा दिया है, फिर आराम आराम से पूरा एक लेक्चर लेती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको एक बार में समझ में आ गया, क्लास में होते तो डाउट होता है एक दो स्टूडेंट्स को। फिर भी अगर एक भी स्टूडेंट ऐसा हो जिसको कोई डाउट हो कि नहीं आई हो एक छोटी सी भी चीज समझ में, ये आना जरूरी है, तभी आगे रमन के स्पेक्ट्रम्स बनाना सीखेंगे हम। कल और परसों 2 दिन की क्लास में मैं ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी खत्म करवा के उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी इसके लास्ट चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। वो 1 या 2 दिन का है मैक्सिमम, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसमें एक्चुअली आपके ट्रांजिशंस दिए हुए हैं, संक्रमण। एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का वही मेन डेफिनेशन दी हुई है, उसके लिए एनर्जी का लेवल्स, मतलब जो एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है वो दिया हुआ है, एनर्जी लेवल्स बनाने के तरीके दिए हुए हैं, और जो एनर्जी लेवल्स की बात करने के बाद में इसमें दिया हुआ है आपका इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण। वो आप पढ़ के आए हो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सिग्मा टू पाई स्टार, पाई टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, एन टू पाई स्टार, ये पढ़ के आए हो आप। पर इसको मैं अभी तक जैसे पढ़ा है वैसे नहीं, इसको डिटेल में कि कैसे होते हैं, एन क्या होता है, नॉन बॉन्डिंग क्या होता है, सिग्मा क्या होते हैं, पाई कैसे होते हैं, संक्रमण क्यों पॉसिबल होते हैं और संक्रमण क्यों पॉसिबल नहीं होते, कैसे होता है, क्योंकि ये वाला पार्ट आप इनऑर्गेनिक के अंदर भी पढ़ेंगे, इसलिए इसको अच्छे से करते चलना। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी वहां भी आती है इनऑर्गेनिक में, तो इसलिए ध्यान रखना ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से रिलेटेड है। बहुत जल्दी फिजिकल खत्म हो जाएगी, इसके बाद में आपका जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है वो और भी छोटी यूनिट है, वो 2 दिन लेगी मैक्सिमम मैक्सिमम 2 या 3 दिन। उसमें से मैं केवल जो डेरिवेशन है उसमें से केवल एक ही डेरिवेशन कराऊंगी, बाकी के दोनों डेरिवेशन आप खुद से करेंगे। 3 डेरिवेशन है, 4 डेरिवेशन है उसके अंदर, 4, एक 2 मुझे कराने हैं, 2 आपको करने हैं। इसके अलावा फर्स्ट यूनिट जो है वो थोड़ी सी मतलब टिपिकल नहीं कह सकती, मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग देख लीजिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स के नाम से जिसे जानेंगे। 10-12 दिन की वो रहेगी, उसके बाद में आपकी फिजिकल क्लोज, और फिजिकल क्लोज होते ही देखते हैं क्या करना है आगे। ठीक है, हो गया ना टाइम? मैम नोट्स भिजवा दो, अभी भी नहीं भिजवाए क्या नोट्स? चलिए मैं सर को अभी बोलती हूँ, आज पीडीएफ में भिजवा के जाऊंगी, मैंने कल भी बोल के गई थी, आज फिर बोल देती हूँ एक बार। ठीक है, ओके, मिलते हैं कल की क्लास में।